एपिसोड 181 फीमेल बेबी। एप किंग के किले में लोगों की बहुत हलचल थी। इस बार जो भी फीमेल आ सकती थी वो आ चुकी थी। इसमें सभी उम्र की लड़कियां थीं। यहाँ तक कि जो लड़कियां अभी तक अपना अंगूठा चूस रही थी वो भी आ गई थी। सभी के बगल में एक आदमी खड़ा था, जिसकी वजह से ये भी एक पत्नी रखने वाली दुनिया लग रही थी। एक आदमी का सीना फूला हुआ था। उसने एक बच्चा उठा रखा था, लेकिन जब वो चल रहा था तो खुद को शक्तिमान दिखा रहा था। उसके साथ चल रही फीमेल ने अपने पूरे फेस पर प्राइड लिखवा रखा था। आसपास के सभी पशु मानव, यहाँ तक कि निया और जिराज भी उन्हें इज्जत दे रहे थे। निया ने कभी इतना लंबा इंसान का बच्चा नहीं देखा था। वो उन्हें घूरती है और फिर जिराज को पकड़ लेती है ताकि वो उन लोगों का पीछा कर सके। निया अपनी आवाज कम करते हुए बोलती है, क्या ये फीमेल बेबी है? जिराज उस बच्चे को देखते हुए निया को टाइट पकड़ लेता है। हाँ, अगर हमारा खुद का फीमेल बेबी हो तो? निया अपना मुंह ढककर खांसने का बहाना करती है। वो एक शब्द भी नहीं बोलती है। वो उस बच्चे को देखती ही रहती है। इतनी भीड़ में सिर्फ निया ही थी जो उस बच्ची को देख रही थी। वो तो मुस्कुराते हुए उसे उठाने के लिए भी पहुंच जाती है, शायद इसीलिए क्योंकि निया ही वहां सबसे सुंदर लड़की थी। निया खुश होते हुए बोलती है, ये मुझे बहुत पसंद करती है। उस बच्ची के एक्शंस उसकी माँ का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। वो निया की तरफ देखती है और उसकी सुंदरता देखकर दंग रह जाती है। वो तुरंत निया को पहचान लेती है। उसने सुना था कि एक लड़की जो पशु नगर में रहने आई है, उसकी स्किन बर्फ की तरह सफेद है। पहले तो उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब उसने अपनी आंखों से निया को देख लिया था तो उसे भरोसा हो गया था। ऐसी सुंदरता देखकर कोई लड़की जले ना, ये उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। वो निया को अहंकार से देख रही थी। इस दुनिया में फीमेल्स बहुत कम होती हैं और जिसके भी घर लड़की होती है वो लोग गर्व महसूस करते हैं। ऐसा कहते हैं कि अगर लड़की होती है तो एक बार में एक ही होती है, लेकिन अगर लड़के होते हैं तो एक बार में 3-4 हो जाते हैं। नाग प्रजाति में तो एक बार में 10-20 भी हो जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ मेल और फीमेल के रेशियो में बहुत फर्क है। उसे याद है कि एक बार जिराज ने कहा था कि औरत अगर लड़की को जन्म देती है तो वो उनका बैलेंस बना देती है, क्योंकि औरत ही प्रजाति की फाउंडेशन होती है। निया को तुरंत समझ आ जाता है कि इस दुनिया में फीमेल अच्छी है या नहीं वो डिपेंड करता है कि उसने फीमेल बेबी को जन्म दिया है या नहीं। जब सब लोग मेन हॉल में थे तब एप किंग आते हैं। एप किंग बोलते हैं, सभी लोग आ गए? वो अपनी आंखों से पूरे कमरे को स्कैन करते हैं और मुस्कुराते हैं। फिर आगे बोलते हैं, बहुत अच्छे, अब हम सीट्स देंगे। एप किंग अपने हाथ ऊपर करके इशारा करते हैं। अंदर से 10 पशु मानव बहुत सारे बैग्स लेकर आते हैं। उनको देखकर भीड़ खुश हो जाती है। निया को झटका लगता है, लेकिन सीट्स को देखकर नहीं, एप किंग के कैलकुलेशंस को देखकर। इसने सिर्फ 2 मिनट में ही सभी लोगों को गिन लिया, या फिर कोई है जो हर समय यही काम करता है? निया इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कोई भी पशु मानव चुपचाप खड़ा नहीं मिलता है। जिराज निया के हाथ पर मारते हुए बोलता है, क्या देख रहे हो, सही से लाइन में चलो। जब वो देखता है कि निया अपने पैर घिस रही है तो वो आगे बढ़कर उसे उठा लेता है। जिस तरह से जिराज ने उसे उठा रखा था उसी तरह बचपन में उसके माता पिता उठाते थे। निया शर्माते हुए बोलती है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मुझे नीचे उतारो। जिराज उसकी बात नहीं मानता और एक हाथ से निया को उठाकर चल रहा था और दूसरे हाथ से लोगों को रोक रहा था। फिर वो बोलता है, यहाँ पर कितनी भीड़ है, अगर तुम्हें उठाकर नहीं चलूंगा तो तुम चल ही नहीं पाओगी। जब निया खुद से नीचे नहीं उतर पाती है तो वो सिर्फ यही बोल सकती है, ठीक है, जैसा तुम बोलो। जिराज का इतना अच्छा व्यवहार देखकर बाकी फीमेल्स को जलन होने लगती है और वो अपने आदमियों से लड़ने लगती हैं। थोड़ी देर बाद लगभग सभी लड़कियों को उनके आदमियों ने ऐसे ही उठा रखा था। निया चुप हो जाती है और शर्मिंदा भी होती है। निया बोलती है, वैसे तुम्हारी माँ कहाँ है? निया मान लेती है कि वो इतनी विलफुल नहीं है, लेकिन जब वो नीचे खड़ी फीमेल्स को देखती है तो वहां भी उसे जिराज की माँ दिखाई नहीं देती है। जिराज बोलता है, बड़े घर की औरतों को यहाँ आकर लाइन में लगने की जरूरत नहीं होती। जब तक कोई परेशान करने वाले लोग नहीं हैं, तब तक अच्छा है। फिर वो अहंकार में आगे बोलता है, मैं अपने पिता को हराकर अब नया लेपर्ड किंग बन जाऊंगा। फिर तुम्हें भी लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। तुम भी आराम से घर पर बैठकर इंतजार करना। निया मुस्कुराती है। वो जिराज पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहती है। यही बहुत है कि हमें सीट्स मिल रहे हैं और जैसे हमारी लाइफ अभी है वो इतनी भी बुरी नहीं है। बात करते करते अब उनका ही टर्न आ जाता है। वहां खड़े एक पशु मानव बिना सर उठाए एक स्टोन बोल भरकर राइस दे देता है।
जिराज निया को उतारकर अपनी कमर पर बंधा एनिमल टेल का बैग खोलता है और फिर एक एक दाना उसमें डलवा लेता है। निया साइड में खड़े होकर बोलती है, थैंक यू। फिर वो पशु मानव ऊपर देखता है कि ये तो निया है, तो वो बोलता है, रुको। जिराज उस बैग को खुशी खुशी अपनी कमर में बांध लेता है और उसे नीचे से सपोर्ट देता है। वो एप पशु मानव बोलता है, जिन फीमेल्स ने पिछले साल बच्चों को जन्म दिया है उन्हें एक और बोल राइस मिलेंगे। निया खुश होकर बोलती है, सच में? फिर वो मन में सोचती है कि क्या पूरे पशुनगर को पता है कि मैंने बच्चों को जन्म दिया है? लेकिन पशुनगर में बहुत कम फीमेल्स हैं। उसमें से भी अगर बच्ची और बूढ़ी औरतों को निकाल दें तो और भी कम रह जाएंगी। यहाँ की फीमेल्स को साल में एक ही बार पीरियड्स आते हैं और उनके प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी कम होते हैं। तो अगर एक औरत एक साथ कई बच्चों को जन्म दे तो ये बात सबको पता चल ही जाएगी। जिराज भी उत्साही था। वो तुरंत ही अपनी कमर में से बैग निकालकर खोल देता है। वो पशु मानव एक बोल भरकर ब्राउन ग्रेन्स दे देता है। ये तो साफ था कि उन अनाज के छिलके निकाले हुए थे, इसीलिए वो स्मूथ दिख रहे थे। जिराज उदास होकर बोलता है, जंगली अनाज? वो बैग वापस टांग लेता है और वो अनाज अपने हाथों में ही रखता है। निया की आंखें चमक उठती हैं। ये तो गेहूं है। यहाँ पर कोई गेहूं क्यों नहीं बोता है? इसे तो सूखी जगह में भी बो सकते हैं और ये राइस से आसान भी होता है। जिराज गेहूं हाथ में पकड़ लेता है। क्या तुमने ये पहले नहीं खाए हैं? ये जंगली अनाज भी राइस की तरह दिखते हैं, लेकिन इनका टेस्ट अच्छा नहीं होता है। निया कुछ दाने अपने हाथों में रोल करते हुए देखती है और बोलती है, हाँ, मैंने पहले भी इन्हें खाया है। वो सच में गेहूं ही थे? क्या वो जौ थी? निया ने पहले कभी जौ को नहीं देखा था। उसे सिर्फ इतना पता था कि वो गेहूं जैसे ही दिखते हैं, लेकिन उसे वो गेहूं की तरह दिखाई दे रहे थे। जिराज बोलता है, इसे तुमने पहले खाया है, फिर भी ये तुम्हें पसंद है? वो सोचता है कि निया का ध्यान रखना कितना आसान है। ये तो खाने में मेरी माँ से भी कम पिकी है। मेरी माँ तो इस अनाज को ऐसे ही जमीन पर बिखेर देती है और फिर उन्हें जैसे भी उगना है वो उग जाते हैं। फिर जब वो पक जाते हैं तो पक्षी आकर उन पर चोंच मारते हैं। मैं जब छोटा था तो मुझे पक्षी पकड़ने में मजा आता था। दोनों एक साथ ही बड़ी जगह पर चल रहे थे। निया उसकी बात को बड़े ध्यान से देख रही थी और वो ये सोचकर कि छोटा पशु मानव कैसे चिड़ियों के पीछे भागता होगा, हंसने लगती है। निया हंसती है, फिर तुम्हारी माँ जंगली अनाज कैसे बनाती थी और यहाँ लड़कियां राइस कैसे खाती हैं? जिराज बोलता है, वो लोग इसे पानी के साथ पॉट में गर्म करती हैं और फिर पी लेती हैं। राइस के पानी का तो टेस्ट आता है, लेकिन जंगली अनाज तो दवाई जैसा लगता है। निया बोलती है, ओह, इसीलिए तुम लोगों को इसका टेस्ट गंदा लगता है। क्या तुमने इसे किसी और तरीके से खाया है? गेहूं को तो पीसते हैं और इसके नूडल्स बहुत टेस्टी लगते हैं। निया को अब पता चल रहा था कि उसकी पिछली जिंदगी कितनी अच्छी थी। अब तो जब वो खुद को दूसरों से कंपेयर करती है तो उसे नीचे देखना पड़ता है। वो जिराज और करणवीर के लिए चीजें बहुत मुश्किल भरी कर देती है। उसके हर मील में राइस खाने के बावजूद भी वो एबनॉर्मली बर्ताव नहीं करते थे। जिराज बोलता है, तुम इसे और किस तरह से खाती हो? शाकाहारी पशु मानव तो इसे कच्चा खाते हैं, तुम भी इस तरह से खाती हो? निया और जोर से मुस्कुराते हुए बोलती है, नहीं। निया जिराज का हाथ जोर से खुशी के साथ हिलाते हुए बोलती है, क्या इस अनाज को उगाना आसान है? निया के जिराज का हाथ जोर से हिलाने के बाद भी उसके हाथ से एक भी दाना नीचे नहीं गिरता है। वो बोलता है, ये जंगली अनाज घास की तरह होता है। इसे बस जमीन पर बिखेर दो तो ये अपने आप ही उग जाता है, बस इसे काटना पड़ता है। फिर निया अपनी उंगलियां घुमाकर शर्माते हुए बोलती है, क्या फिर मैं भी इस अनाज को बो सकती हूँ? जिराज बोलता है, बिल्कुल। जिराज कुछ बोले उसके पहले ही एप किंग की मजबूत आवाज आती है, मेरे पास अच्छी क्वालिटी के अनाज और रखे हैं, जिराज चाहे तो बाद में मुझसे ले जा सकता है। निया एप किंग की बात सुनकर दंग रह जाती है। उसकी उस ऑफर को मानने की हिम्मत नहीं होती है। वो पूछती है, क्या हम ले सकते हैं? ये सोचकर कि एप किंग की अच्छाई से दूसरे पशु मानवों को बुरा लग सकता है, निया इधर उधर देखती है। दूसरे पशु मानव सच में भी उन्हें देख रहे थे। एप किंग निया की चिंता को तुरंत ही समझ जाते हैं। फिर वो मुस्कुराकर बोलते हैं, किसी को भी अनाज बोने के लिए चाहिए तो मुझसे ले सकते हैं। सभी भालू पशु मानव अपने सर नीचे करके अपनी फीमेल से पूछते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद कोई नहीं बोलता है कि उन्हें अनाज लेना है। फिर निया को शांति मिलती है और वो एप किंग को धन्यवाद देती है, थैंक यू, जब ये कट जाएगी उसके बाद हम आपको लौटा देंगे। एप किंग मुस्कुराकर बोलता है, अगर तुम्हारे पास बच जाए तो तुम मुझे दे सकती हो। फिर वो अपने लोगों को बाहर निकाल देता है।
जिन पशु मानवों को खुद पर भरोसा था वो सीड्स लेकर चले जाते हैं। अधिकतर लोग वहां से चले जाते हैं। सभी सीड बट जाने के बाद एप किंग स्टेज पर आता है और खेती में क्या करना है और क्या नहीं करना है वो समझाता है। एपिसोड 182 रिजेक्टिंग शू। एप पशु मानव का विवरण बहुत ज्यादा बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड था। वो बताता है कि सीड्स को कैसे बोना है, उन्हें कितने अंदर तक डालना होता है, फिर जब वो उन्हें पानी देंगे तब अगर वहां कीड़े होंगे तो उन्हें क्या करना है। उसने बड़े छोटे सभी टॉपिक्स को कवर कर दिया था। जिन औरतों में सुनने की क्षमता नहीं थी वो अपने साथी को सुनने के लिए अकेला छोड़कर पहले ही घर जा चुकी थी। थोड़ी देर बाद निया को भी बोर लगने लगा था। दूसरी तरफ जिराज बड़े ध्यान से सुन रहा था। तभी एक बच्चे की जोर से रोने की आवाज मेन हॉल में गूंजने लगती है, जो उस बंद घर में इको हो रही थी। निया देखती है कि आवाज कहां से आ रही है। जो औरत बच्ची को लेकर खड़ी थी उसने उसके कपड़े निकाल दिए थे। फिर वो उसे अपने सीने से लगा लेती है। बच्ची का रोना बंद हो जाता है। अब उसका रोना नाक की आवाज में बदल जाता है। उसका साथी उसे ढक देता है ताकि दूसरे लोग उसे देख ना पाएं। निया को अभी भी थोड़ी थोड़ी बच्चे की आवाज आ रही थी। निया जिराज के हाथ हिलाते हुए बोलती है। जिराज सिर्फ उस रोते हुए बच्चे को एक बार ही देखता है और फिर उस पर ध्यान नहीं देता है। वो पूछता है, क्या बात है? निया आराम से बोलती है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जिराज थोड़ा सा हिचकिचाता है। फिर उसे याद आता है कि यहाँ जितने भी आदमी हैं सभी के पास अपने साथी हैं। वो बोलता है, रुको, तुम किले के बाहर मत निकलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मेरा सुनने का काम भी खत्म हो गया है। निया मेन हॉल से बाहर निकल जाती है। जब वो बाहर निकलकर ताजा हवा में सांस लेती है तो उसे शांति मिलती है। उसे एक आवाज सुनाई देती है, निया। निया किसी जवान आदमी की आवाज सुनकर पीछे पलटती है। वो भेड़िया पशु मानव कुणाल था। वो जल्दी जल्दी उसके पास आकर बोलता है, मैं कब से तुमसे मिलने का मौका ढूंढ रहा था। उसकी ग्रे आंखें बहुत चमक रही थी। वो शायद इसीलिए क्योंकि आज सूर्य भी काफी तेज था। निया मुस्कुराते हुए बोलती है, मैंने काफी समय से तुम्हें देखा नहीं है। अब तो हर बार उसे कोई न कोई हैंडसम आदमी मिल ही जाता है। अब कुणाल को देखकर उसकी धड़कन तेज नहीं होती है। कुणाल के चेहरे पर फिर हंसी आ जाती है। निया गहरी सांस लेती है और फिर सीरियस होकर बोलती है, अब तो मुझे कभी मत ढूंढना, तुम कोई और फीमेल ढूंढ लो। कुणाल की मुस्कुराहट वहीं फ्रीज हो जाती है। उसकी बॉडी ऐसे हिल जाती जैसे उसे कोई भारी झटका लगा हो। वो जोर से निया का हाथ पकड़कर बोलता है, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं। निया का हाथ इतनी जोर से पकड़ा था तो उसे दर्द होने लगता है। पहले वो थोड़ा जोर लगाकर हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है और फिर बोलती है, नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूं। कुणाल का चेहरा तुरंत ही पीला पड़ जाता है और उसने जिस हाथ से निया को जोर से पकड़ रखा था वो भी ढीला पड़ जाता है। निया को मौका मिल जाता है और वो अपना हाथ छुड़ा लेती है। वो देखती है कि उसके हाथ लाल हो जाते हैं और उसके हाथ पर उंगलियों के निशान भी बन जाते हैं। जब कुणाल को उंगलियों के निशान दिखाई देते हैं तो वो फिर उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन इस बार वो धीरे से पकड़ता है। ये मेरी गलती, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, मैं इस पर फूंक मार देता हूं। निया को समझ नहीं आ रहा था कि वो कुणाल की इस चापलूसी को कैसे हैंडल करे जिसका कोई बेस ही नहीं है। वो अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे मत छुओ। परेशान होते हुए निया कुणाल को धक्का मार देती है। कुणाल को पता नहीं था, इसीलिए वो कुछ कदम पीछे हो जाता है, फिर शांत होता है। वो कुछ देर तक चुपचाप निया को देखता है। वो खुश नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी आंखें चमकती हुई दिखाई दे रही थी। वो उसका दर्द था जो आंसू के रूप में सनलाइट में बाहर निकल रहा था। वो बोलता है, तुम मुझे रिजेक्ट कर सकती हो, लेकिन मुझे तुमको पसंद करने से नहीं रोक सकती हो। कुणाल मुस्कुराता है, लेकिन उसका मुस्कुराना दिल दहला देने वाला था। वो बोलता है, इस किले में कई जगह के पेड़ लाए गए हैं, मैं तुम्हें लेकर चलता हूं। निया बोलती है, कोई जरूरत नहीं है, मैं यहां जिराज का इंतजार कर रही हूं। निया की उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो एक बड़े पेड़ को ऊपर तक देखती है। उस किले के आंगन में लगे पेड़ हमेशा
चारों मौसम में ही हरे भरे रहते थे, लेकिन सिर्फ ये पेड़ ही अलग था। ये बहुत गंदा था। इसकी छाल ब्राउन रंग की थी और उसने जगह भी बहुत घेर रखी थी। निया उसे बड़े ध्यान से देखती है और उसे वो जाना पहचाना लगता है। कुणाल तुरंत बोलता है, तुमने इसे पहचाना? निया अपना सर हिलाती है और उसके तने को छूने जाती है। वो उसे छू पाए इससे पहले एक बड़ा हाथ आकर उसके हाथ को रोक देता है। वो बोलता है, इसे मत छुओ, इसकी छाल खुरदरी है, तुम्हें चोट लग सकती है। निया जोर से अपना हाथ खींच लेती है, जैसे उसे करंट लग गया हो। वो अपना सर घुमा लेती है और फिर तेज कदमों के साथ किले के पीछे के दरवाजे की तरफ जाने लगती है। निया के पैरों की आवाज सुनकर वो भी उसके पीछे जाने लगता है। निया उसे दूर करने के लिए सिर्फ यही बोल सकती थी, एप किंग ने मुझे एक जंगली अनाज का बैग देने को बोला है, चलो तुम मेरी मदद करो। वो बोलता है, ठीक है। फिर वो खुश होता हुआ किले की तरफ निकल जाता है। निया उसको अंदर आते हुए देखती है और फिर राहत की सांस लेती है। वो फिर से पलटकर पीछे देखती है और उस पेड़ को देखकर सोचती है कि मैंने इसे पहले कहीं देखा है। वो ऊपर देखती है और गलती से उसकी नजर दो आंखों से मिल जाती है। एक काली चील उस किले की छत पर बैठी थी। चील पशुमानव बहुत बुलंद था, लेकिन निया उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती है। निया अंदर चली जाती है और जिराज मेन हॉल में बैठा था। वो उसे देखता है। उसने निया और कुणाल के बीच हुई बातों को साफ साफ सुन लिया था और वो बहुत गुस्सा हो गया था। निया थोड़ा मुस्कुराती है और फिर इशारा करते हुए उसको बोलने की कोशिश करती है, उधर ध्यान दो। फिर वो गलियारे की तरफ फिसल जाती है। कुणाल एप किंग को ढूंढता है। फिर वो उसके कमरे का दरवाजा बजाने ही जाता है कि अचानक उसे कुछ शॉकिंग चीज सुनाई देती है। अंदर से वुल्फ किंग की आवाज आती है, क्या हम सच में निया को जान से मारेंगे? कुणाल की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वो अपनी सांसें रोक लेता है। हम उसे नहीं मार रहे, वो शिल्पा कर रही है। याद रखो, हमें कुछ भी पता नहीं है। हमने सिर्फ भेड़िया प्रजाति के गार्ड्स को किले में रखा है। एप किंग की आवाज गुस्से वाली थी, ना कि जैसा वो सबके सामने बोलते हैं। अगर कुणाल उस आवाज को नहीं जानता होता तो कोई भी पहचान नहीं पाता कि ये आवाज एप किंग की है, जिसे सभी लोग मानते हैं। सभी गार्ड्स को वापस ले लिया है। कुणाल की सांसें तेज हो जाती हैं और वो जोर से भागने के लिए पलटता है। एप किंग चिल्लाता है, कौन है वहां? जैसे ही उसकी आवाज आती है तुरंत ही दरवाजा खुल जाता है। वो दरवाजा इतनी जोर से खोला जाता है कि वो कई बार अपने आप आगे पीछे होता है, लेकिन जिसने वो दरवाजा खोला था वो आदमी कहीं भी दिखाई नहीं देता है। तभी वुल्फ किंग को पता चल जाता है कि अभी कोई यहां से निकला है। वो अपनी नाक को सिकोड़ता है और बोलता है, ये तो कुणाल था। एप किंग बोलता है, उसे जल्दी जाकर पकड़ो, नहीं तो वो अपना प्लान खराब कर देगा। हाँ। वो किला बहुत बड़ा था और वहां पर सारी जगह एक जैसी ही दिखाई देती थी। निया बोर होकर वापस जाने ही वाली थी कि तभी उसके पास से एक आदमी निकल कर जाता है। उसके ऑरेंज कानों को देखकर साफ लग रहा था कि वो चीता पशुमानव ही है। वो चीता पशुमानव निया की तरफ देखता ही नहीं है और बिना किसी एक्सप्रेशन के आगे निकल जाता है। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो एक आम 2 स्ट्राइप्स चीता पशुमानव है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे देखकर निया को अजीब लग रहा था। बिल्कुल वैसा ही जैसा कि किसी पशुमानव को खतरे का आभास हो जाता है। ये भी हो सकता है कि आधा साल पशुमानवों के बीच में रहकर वो भी उनकी आदत लेने लगी हो। निया दीवार के पास चली जाती है और उस पशुमानव पर नजर रखती है। जैसे जैसे वो निया के करीब आ रहा था, निया की वहां से भागने की इच्छा भी बढ़ती ही जा रही थी। वो इधर उधर देखती है तो उसे पता चलता है कि उस चीते पशुमानव के अलावा वहां कोई नहीं था और उसका निया से भी कोई लेना देना नहीं था। इस अजीब माहौल को देखकर भी निया को ठीक नहीं लग रहा था। वो पलटकर भागने ही वाली थी कि अचानक वो चीता ऊपर देखता है और उसकी नजर सीधी निया की आंखों पर पड़ती है। उसकी आंखें शांत और लाइफलेस लग रही थी। निया चौंक जाती है। वो कुछ बोले उसके पहले ही चीता उस पर झपट पड़ता है। निया अपना मुंह खोलकर चिल्लाना चाहती थी, लेकिन वो उसे ऐसा करने नहीं देता है। वो चीता अपने बड़े हाथों से उसका मुंह जोर से बंद कर देता है। वो निया को थोड़ी सी भी आवाज नहीं निकालने देता। चीते पशुमानव के हाथों की मांसपेशियां
फूल जाती हैं। उसके हाथ इतने बड़े थे कि उसने निया के आधे सर को ढक लिया था। वो उसको मारने के लिए पूरा जोर लगा देता है। इस जिंदगी और मौत के पल में निया उन दोनों के बीच की ताकत के अंतर को भूल जाती है। उसकी खुद को बचाने की चाहत में वो अपने हाथ को पीछे निकाल देती है और उस चीते के गले को पकड़ लेती है। फिर वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खींचने की कोशिश करती है। तभी हड्डियों के टूटने की आवाज आती है। निया को महसूस होता है कि उसके सर पर चीते का फोर्स थोड़ा कम होता है और वो तुरंत पीछे हो जाती है। उस चीता पशु मानव की बड़ी बॉडी नीचे गिर जाती है। उसकी गर्दन किसी लहराते हुए फूल की तरह उसके चेस्ट पर आ जाती है। मैंने किसी को मार डाला। निया कांपने लगती है। ये सब नागाल की ताकत थी कि उसने किसी को मार डाला था। जब एक दूसरा चीता पशु मानव उसे देखता है तो दौड़ता हुआ वहां आ जाता है और जोर से दहाड़ने लगता है। उधर कुछ दरवाजे खुलते हैं और 7 से 8 पशु मानव तेजी से बाहर निकलते हैं। वो निया को घेर लेते हैं। निया होश में आती है और फिर दोनों हाथों से फेंस का सहारा लेती है। निया अचानक से दूसरी मंजिल से नीचे कूद जाती है। उसके पैर सीधे जमीन पर आ जाते हैं। थोड़ी सी हिलने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। उसके दोनों हाथ जमीन पर टिक जाते हैं। ये जिराज की ताकत थी। निया को उस समय वो हल्की फीलिंग आती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी में अचानक बहुत शक्ति आ गई थी, जिसकी वजह से वो उस समय बहुत दूर तक दौड़ सकती थी। वो ऐसा करने वाली थी कि उसको अचानक लगता है जैसे उसकी बॉडी से कुछ टूट गया है। उसने अपनी बॉडी को सीधा किया, लेकिन वो फिर से नीचे गिर जाती है। जिराज बिना किसी कारण के बोल उठता है, निया। उसके हाथ में रखा अनाज नीचे बिखर जाता है। उसे पता नहीं क्यों बेचैनी हो रही थी। अब वो बिना कुछ सुने ही निया को ढूंढने लगता है। कुणाल अपना पशु मानव का रूप ले लेता है और एक मंजिल से दूसरी पर कूद जाता है। वो निया को नीचे गिरते हुए देख लेता है। कुणाल उत्तेजित हो जाता है। थैंकफुली अभी भी उसके पास समय था। एक चीता पशु मानव खड़ा होता है और एक तीखी छड़ी दहाड़ते हुए निया की तरफ फेंकता है। निया जमीन पर लेटे हुए उसे लाचारी से देख रही थी। उस छड़ी को देखकर निया के चेहरे पर उदासी आ गई थी। उस पल समय थोड़ा धीरे हो जाता है। उसके अंदर जो मरने की उदासी थी वो अब खत्म हो गई थी। निया की आंखें खुलती हैं और वो अचंभित हो जाती है। अचानक उसके कपड़े टाइट होते हैं और वो एक मजबूत पीठ पर बैठकर ऊपर उड़ जाती है। उस समय निया को कुछ फुसफुसाने की आवाज आती है। वो पशु मानव की तरह लग रही थी। निया उसकी पीठ पर लेटे हुए उसके काले बाल को देखकर ही अंदाजा लगाती है। कुणाल? कुणाल गुर्राता है और भागने लगता है। दूसरी मंजिल पर खड़ा चीता पशु मानव उनको देखता है और फिर वहां से कूदकर उनका पीछा करने लगता है। एपिसोड 183 डैशिंग आउट ऑफ द एप कैसल। लगभग बेहोश फीमेल को अपनी पीठ पर बैठाकर भेड़िया पशु मानव किले से बाहर निकल जाता है। पशु मानव जिनको नहीं पता कि क्या हुआ है, वो उसके लिए रास्ता छोड़ रहे थे। थोड़ी ही देर में गुस्से वाला एक चीता पशु मानव का झुंड उनका पीछा करने लगता है। पीछे से तेजी के साथ तेंदुआ उन चीतों पर हमला करते हुए आगे भेड़िए के पास चला जाता है। क्या हो रहा है? क्या वो भेड़िया पशु मानव फीमेल को लेकर भाग रहा है? बिल्कुल, यहाँ के पशु मानव फीमेल को बचाना चाहते हैं। कोई भी पार्टी फीमेल को नुकसान पहुंचाना चाहती हो, लेकिन पहले वो उस भेड़िए को रोकना चाहते हैं ताकि वो फीमेल को छुड़ा सके। वहां खड़े पशु मानव उन्हें घेर लेते हैं। कुणाल का रास्ता बंद हो जाता है। कुणाल जोर से गुर्राता है। वो एक ऐसी गुर्राहट थी जिसे उसके साथी भी नहीं समझ पाए थे। उन्हें सिर्फ यही समझ में आया कि ये खतरनाक पशु मानव है और वो और भी अच्छे तरीके से रास्ता बंद करते हैं। कुणाल सामने खड़े पशु मानव जिससे वो टकराने वाला था उसे घूर रहा था, लेकिन तभी उसे पीछे से भागते हुए आ रहे पशु मानवों की पैर की आवाजें आती हैं। फिर वो अपनी चाल ही कम नहीं करता है, बल्कि सामने बनी पशु मानवों की दीवार पर जोर से हमला करता है। आसमान से चील पशु मानव की जोरदार और साफ आवाज सुनाई देती है। दोपहर के सूर्य में एक बड़ा काला साया तेजी से जमीन की तरफ आ रहा था। कुणाल उछलता है और वो जैसे ही उनसे टकराने वाला होता है, वो सामने जाने के बजाय
आसमान की तरफ जाने लगता है। उस चील पशु मानव ने एक पंजे से कुणाल को पकड़ा था और दूसरे पंजे से निया को पकड़ा था। वो आसमान में ऊंचा उड़ता जा रहा था। दहाड़ता हुआ जिराज कुणाल पर झपटने वाला था, तभी उसे चील पशु मानव उठा लेता है। उसके हाथ में सिर्फ भेड़िए के पूंछ के बाल आते हैं। वो पशु मानवों की भीड़ से आगे निकलकर उनका पीछा करने लगता है। वहां अचानक पशु मानवों की भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि ऐसा लगता है जैसे पशु मानवों की शोरगुल भीड़ को किसी ने बर्फ से सील कर दिया हो। सभी पशु मानव एक साथ अपने सर पलटते हैं। अलग अलग साइज और चमक की आंखें नाग जितनी डरावनी लग रही थी। चीते पशु मानव फोर्स टाइप नाग पशु मानव की नजरों से बचकर निकल जाते हैं। जिराज इंसान का रूप लेकर बोलता है, नागाल। फिर वो ऊपर इशारा करके जोर से दहाड़ते हुए बोलता है, निया को इन्होंने पकड़ लिया है। नागाल ऊपर देखने से पहले उन पशु मानवों के ग्रुप को गुस्से से देखता है। वो काली चील आसमान में मंडरा रही थी। निया, जिसमें अब थोड़ी शक्ति आ गई थी, वो मुस्कुरा कर बोलती है, क्या ये तुम हो अबीर? अबीर पंख फड़फड़ाते हुए अपनी डीप आवाज में रिस्पॉन्ड करता है। निया बोलती है, थैंक यू। उसका चेहरा शौक से लाल हो जाता है। एक भेड़िए और एक इंसान को पकड़कर अबीर नागाल के पीछे उतरता है। नागाल उठकर निया को पकड़ लेता है और बोलता है, चांदनी। अबीर कुणाल को भी छोड़ देता है, लेकिन वो उठने के बजाय नीचे जमीन पर गिर जाता है और हाफने लगता है। जिराज पूछता है, निया क्या हुआ? वो उसके चेहरे को सहलाता है, फिर उसकी बॉडी को देखता है और जल्दी से अपनी नाक से कोड़ता है। फिर जब वो उसके खून को नहीं सूंघता है, तब लगता है कि उसे शांति मिल गई है। जिराज बोलता है, थैंक गॉड तुम ठीक हो। फिर वो कुणाल को देखकर पूछता है, क्या ये भेड़िया तुम्हें पकड़कर भाग रहा था? निया तुरंत बोलती है, नहीं, वो लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। वो बोलते हुए उन चीतों की तरफ उंगली करती है जो पलटकर भागने की कोशिश कर रहे थे। फिर वो चीते पशु मानव जितना तेज दौड़ सकते थे उतना तेज दौड़ने लगते हैं। नागाल मुस्कुराते हुए शांति से जिराज को बोलता है, तुम निया का ध्यान रखना। जिराज हमेशा की तरह नागाल से झगड़ता नहीं है और तुरंत निया का हाथ पकड़ लेता है। फिर नागाल उन चीतों की तरफ देखता है। अपनी पूंछ हिलाकर उसकी लाल और काली बॉडी उड़ते हुए जाती है और जब वो साया रुकता है तो चीतों का रास्ता बंद हो जाता है। उसके बाद उनके बीच खूनी लड़ाई होती है। फिर निया कुणाल की तरफ देखती है कि वो नीचे गिरा हुआ है, अभी तक नहीं उठा। वो जिराज को नीचे उतारने को बोलती है। निया उससे पूछती है, क्या हुआ कुणाल? फिर जब वो पास में जाती है तब उसे कुणाल के कंधे पर कट दिखाई देता है। उसे लगता है कि उसे बचाने के चक्कर में वो कहीं पेड़ से टकरा गया होगा। कुणाल अपनी कोमल आंखों से निया की तरफ देखता है। जमीन पर पड़ा हुआ भेड़िया अपनी बॉडी को लंबा करके जवान आदमी बन जाता है। अब बालों के बिना उसके कंधे का घाव साफ दिखाई दे रहा था। उसके घाव पर अजीब सा पर्पलिश ब्लैक रंग दिखाई दे रहा था। निया उसके घाव को छूने जा रही थी, तभी कुणाल उसे ऐसा करने से रोक देता है। कुणाल बोलता है, इसे मत छुओ, इसमें जहर है। फिर वो अपना मुंह खोलकर हाफने लगता है। अभी ऐसा लग रहा था कि वो जितनी भी हवा ले रहा था वो उसके लिए पर्याप्त नहीं थी। अब तक उसका चेहरा पर्पल रंग का हो गया था। उसे देखकर जिराज दंग रह जाता है। निया उसका हाथ पकड़कर रो रही थी। उसके आंसू ऐसे गिर रहे थे जैसे मोतियों की माला टूट गई हो। वो बोलती है, अब क्या करें? तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। कुणाल अपना सर हिला देता है। निया को रोता हुआ देखकर वो मुस्कुराता है, फिर बोलता है, अब बहुत देर हो गई है, मेरे पूरे शरीर में जहर फैल गया है। अब तो अगर एंटीडोट भी मिल जाए। निया की आंखें चमक उठती हैं। वो बोलती है, एंटीडोट? वो कुणाल के हाथ पर जोर से मारकर पूछती है, एंटीडोट कहाँ मिलेगा? हम लोग अभी जाकर ले आएंगे। वो बोलता है, सफेद फूल जो सिर्फ एप किंग के पास ही मिलेगा। अब कुणाल का फेस ग्रीनिश हो गया था। उसे अब सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। निया जल्दी से जिराज को बोलती है, जाओ जल्दी एप किंग को ढूंढो। जिराज ओके बोलकर जाने लगता है। तभी अबीर बोलता है, तुम यहीं रहो, मैं जाता हूं। फिर वो चील बनकर उड़ जाता है। उसकी आंखें निया पर ही टिक जाती हैं। धीरे धीरे वो अपना हाथ उठाकर निया के आंसू पोंछता है। मैं बहुत किस्मत वाला हूं कि तुम मेरे लिए रो रही हो। ये सुनकर निया और भी जोर से रोने लगती है। निया अपने होठ मोड़कर
आंसुओं को रोकने की कोशिश करती है। उसकी दाढ़ी इस बात का सबूत थी कि वो जितना ज्यादा कोशिश कर रही थी, फिर भी वो अपने मुंह से निकलने वाली आवाज को नहीं रोक पा रही थी। नागाल भी वापस आ जाता है। जब वो निया के पास खड़ा हो जाता है तो उसमें से खून की बदबू आ रही थी। फिर निया अपना सर हिलाते हुए अपनी चोक्ड आवाज में बोलती है, तुम पक्का ठीक हो जाओगे। आंसुओं की वजह से उसको धुंधला दिखाई दे रहा था। जब वो उसके पर्पल बॉडी को देखती है तो ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में खून ठीक से नहीं बह रहा है। सफेद फूल जहर को खत्म कर सकते हैं। निया के दिमाग में उस किले के अंदर लगे बड़े पेड़ का चित्र आता है। वो सोचते ही निया का सर ऊपर हो जाता है। वो पेड़! निया जल्दी से पूछती है, वो वही पेड़ था, है ना? इसीलिए उसे वो पेड़ जाना पहचाना लग रहा था। जहां वो पहले रहती थी वहीं पास के बगीचे में एक ऐसा ही 20 साल पुराना पेड़ था। उसे साइलेंसिंग ट्री भी कहते हैं। ये बहुत जहरीला पेड़ होता है। अगर इसका रस किसी के घाव पर डाल दो तो उसका दिल सुन पड़ जाता है और उसका खून जम जाता है, या फिर वो घबराहट से मर भी जाता है। ऐसा भी कहते हैं कि अगर घास इस पेड़ के पास में उगी हो तो वो भी जहर को खत्म कर सकती है। वहां पर लाल घास पर बहुत सारे सफेद फूल पड़े हुए थे। कुणाल गहरी सांस लेता और मुस्कुरा कर बोलता है, भविष्य में याद रखना, उस पेड़ को कभी मत छूना। वैसे तो फीमेल उसकी छाल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, लेकिन फिर भी मुझे चिंता है। निया बोलती है, ठीक है। फिर वो अपने आंसू पोंछते हुए कुणाल की बॉडी पर मसाज करती है ताकि उसका ब्लड ठीक से बहने लगे। वैसे उसे पता नहीं था कि ये काम का भी है या नहीं। निया को याद आता है कि उस पेड़ पर जहर असर करने में कम से कम 20 मिनट लगाता ही है, लेकिन कुणाल के शरीर में ये इतनी जल्दी कैसे फैल गया? इसका कारण है कि वो तेज दौड़ रहा था। अगर कुणाल पहले ही मदद मांग लेता तो अभी उसकी ये हालत ना होती। उधर से अबीर अपने मुंह में कुछ घास और दवाई पीसने का सामान लेकर आता है। निया उसके मुंह से तुरंत लाल घास और पीसने का टूल छुड़ा लेती है और वो पीसकर कुणाल के घाव पर लगा देती है। कुणाल निया के चेहरे की तरफ देखकर बोलता है, वो शिल्पा थी जो तुम्हें मारने की कोशिश कर रही थी। निया अपने हाथ रोकते हुए बोलती है, क्या सिर्फ शिल्पा ही थी? फिर ये जहर कहां से आया? कुणाल सिर्फ निया की तरफ मुस्कुराता है। फिर जब वो नागाल की तरफ देखता है तो उसकी आंखें अलग हो जाती हैं। फिर वो जिराज और अबीर की तरफ देखकर बोलता है, हमेशा इसकी रक्षा करना, कभी इसे छोड़ना मत। निया उसकी बॉडी पर मसाज करते हुए बोलती है, तुम ऐसे मत बोलो, तुम जरूर ठीक हो जाओगे। फिर एप किंग अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ चीतों के पैरों के निशान ही निशान हैं। फिर वो उनके पास आकर बोलता है, क्या हुआ? निया ऐसे जताती है कि उसने उनकी बातें नहीं सुनी और वो अपने घुटनों पर बैठकर कुणाल की बॉडी पर मसाज करती ही रहती है और उसके आंसू लगातार कुणाल की बॉडी पर गिर रहे थे। कुणाल की हालत में कोई सुधार नहीं आया था। वो अपना मुंह खुला रखता है, फिर भी उसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ ही नहीं रही थी। उसकी आंखें भी खुली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो उनसे कुछ देख नहीं पा रहा था। बस उसने निया के कपड़े जोर से पकड़ रखे थे, जिससे लग रहा था कि वो जिंदा है। जिराज निया को इतना दुखी नहीं देख पा रहा था, इसीलिए वो भी नीचे बैठ जाता है। वो बोलता है, मुझे देखने दो। निया धीरे से आवाज में बोलती है, ध्यान से देखना। एक पशु मानव एप किंग के पास जाकर बताता है कि क्या हुआ। एप किंग बोलते हैं, उन चीतों को तो मार ही देना चाहिए। वो एक औरत को मारने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? फिर एप किंग निया के पास आते हैं और वो कुणाल की हालत देखकर दुखी होकर बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, ये इसके लिए गर्व की बात होगी कि ये तुम्हारे लिए मरेगा। अभी से बहुत सुख मिल रहा होगा। अपना आंसू भरा चेहरा लेकर वो एप किंग की तरफ देखती है। वो उसके साथ अपनी सांस बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वो सीधे बोलती है, इसे बचाओ। एप किंग गहरी सांस लेकर बोलते हैं, अब बहुत देर हो गई है। वुल्फ किंग अपने बेटे की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर दुख बनावटी नहीं लग रहा था, फिर भी वो कुछ नहीं बोलता है। वहां जो लोग भी खड़े थे उन्हें साफ पता था कि ये वुल्फ अब नहीं बचेगा। जब वो देखती है कि एप किंग उसकी मदद नहीं कर रहे हैं तो वो अपना सर नीचे करके उसकी बॉडी पर मसाज करने लगती है। वो पूछती है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो?